पे जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो है जिस विषय पे हम आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशंस करने वाले हैं, जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं, क्लियर टैक्स की टीम श्री अंकित सिंघवी और सुश्री मेघा चूग दोनों आपके सामने कुछ प्रेजेंटेशंस देंगे और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ बैठे हुए जिसको जानने और सुनने के लिए हम आए हुए उसकी पूरी डिटेल्स देंगे। कुछ नए चेंजेस आए हैं जो कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल्स हो रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनका जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो खामियां, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशंस होगा वो सारी चीजें हम करेंगे। तो मैं क्लियर टैक्स की टीम का यहाँ पे स्वागत करता हूँ जीजेईपीसी की तरफ से कि आप बेटर ढंग से हमारी इंडस्ट्री को अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर पाएंगे और जिस सर्विसेज और जिस कमिटमेंट का हम आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जीजेईपीसी के बैनर्स के ऊपर, वो सारी एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल कर पाएंगे। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं श्री अंकित संघवी से आग्रह करूंगा कि अंकित जी अब जो है आप आगे का प्रेजेंटेशन का कार्य शुरू करेंगे। अंकित जी के बारे में इतना बता दूं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ज्यादा परिचय की दरकार नहीं है क्योंकि लगातार हम आपके साथ में वेबिनार्स कर रहे हैं और हमारे इंडस्ट्री के लोग लगातार जुड़ रहे हैं। तो मैं जो है मिथिलेश पांडे, जीजेईपीसी हमारी कलीग मिनाली, हम दोनों अब थोड़े समय के लिए विराम लेते हैं। इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। जो भी यहाँ पे मेंबर्स जुड़े हैं, आप अपने क्वेश्चंस को Q&A में या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और हमें आशा है कि जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका आपको पूरा समाधान प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच। अंकित जी कृपया आप जो है टेक ओवर करें। Thank you so much, Mithilesh ji, for the brief background. And thanks for allowing us and inviting us on this, one of the biggest platforms for the gem and jewelry industry. I hope myself, CA Ankit Singhvi and CA Megha Chuk justifies our presence for next 1 hour. Good afternoon, everyone. A warm namaste to everyone. मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके हिंदी में फ्लो रखने का, प्लस प्लीज एक्सक्यूज लाइक इफ वी अगर हम इंग्लिश के तरफ रख रहे हैं तो वी विल ट्राई हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स सेमिनार हो। सो पहली बात ये मतलब जो वेबिनार है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइमिंग पर्सपेक्टिव बिकॉज जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क, बेसिकली ये पूरा एक यू कैन से कंसोलिडेटेड एंटिटीज है जो डिटरमाइन करती हैं कि जीएसटी में क्या रूल्स आएंगे, क्या लॉज कैसे बनेगा, कब चेंज करना है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2020 को, वो है ई इनवॉइसिंग फॉर कंपनीज हु आर डूइंग B2B सेल्स। सो जो 1 अक्टूबर को एप्लीकेबिलिटी थी वो थी कंपनीज के वो वाली कंपनीज जिसमें टर्नओवर था ग्रेटर देन 500 करोड़। फिर 1 जनवरी को टर्नओवर को रिड्यूस करते हुए 100 करोड़ प्लस कंपनीज के लिए एप्लीकेबल किया था। एंड अभी 1 अप्रैल को रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 अप्रैल से जो कंपनीज का टर्नओवर इज बिलो 100 CR एंड अबव 50 CR उनको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। So इसके लिए it is a very time sensitive thing for all the companies to ensure that they are as soon as possible e-invoicing ready. When I say e-invoicing ready, मतलब कुछ तो tool या कुछ तो mechanism उनको ready रखना है so that any invoice जो generate होगा after 31st March or from 1st April, that would be basically an e-invoice. Okay, so वो e-invoice क्या होता है, कैसे उसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, वो सब हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में अंडरस्टैंड करेंगे। और जैसे कि लास्ट में मिथिलेश जी ने बताया है कि हम Q&A लेंगे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, सो वी विल टेक अप दैट एट द एंड। इन द मीन टाइम लेट अस अलाउ अस टू कंप्लीट आवर होल प्रेजेंटेशन व्हिच विल टेक रफली 45 मिनट्स। वी विल ट्राई टू एम्फसाइज, हम वो जगह पे एम्फसाइज करेंगे जहां आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है। आफ्टर द सेशन वी विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विथ यू। इन केस हम लोग कुछ फास्ट मूव करते हैं, यू कैन ऑलवेज रिफर दैट। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स भी होती है, यू कैन कम बैक आइदर टू मी और CA मेगा चुक फॉर एनी क्लेरिफिकेशन।
सो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा पूरा प्रेजेंटेशन ब्रोकन डाउन है, ओवरव्यू ऑफ ई इनवॉइसिंग, applicability of e-invoicing and timelines, what are the legal provisions, B2C QR कोड आया है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर इनवॉइसेस अगर बनती है डायरेक्ट कंज्यूमर को तो कुछ QR कोड की रिक्वायरमेंट है, वो समझेंगे क्योंकि लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, उनका भी एप्लीकेबिलिटी 1 दिसंबर से हो गया है, बट 1 अप्रैल से इफ दे डोंट फॉलो दिस B2C QR कोड देयर विल बी अ पेनल्टी, ये समझेंगे किसके लिए एप्लीकेबल है और वो कितना डिफरेंट है फ्रॉम ई इनवॉइसिंग. Then we will cover what are the documents and transactions covered in an invoice. What is a workflow in an e-invoicing? E-invoicing आने के बाद आपके GSTR1, GSTR3B, ई-वे बिल में क्या चेंजेस होने वाले हैं, हम कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हैं और वो चैलेंजेस प्रोएक्टिवली हम कैसे उनको एज एन अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे. एंड बेसिकली हम समझेंगे यहाँ पर कि एक बिजनेस जो कंपनी है वो कैसे ई इनवॉइस जनरेट कर सकती है. ठीक है, बाद में लास्ट में हम समझेंगे कि इंटीग्रेशंस क्या होता है, एंड अगर हमारे पास टैली है या एसएपी करके कोई बड़ा ईआरपी है तो उनके साथ हम ई इनवॉइसिंग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं टू ऑटोमेट दिस होल प्रोसेस. I will just request Megha to cover first 2 slides and then I will basically cover the subsequent slides. Yeah, Megha, over to you. You are on. Yeah. Starting with the basic provisions related to invoicing, why exactly it is needed, और e-invoicing है क्या और किस तरह से e-invoicing को implement करना है. When I say कि e-invoicing की जरूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि जो भी कंप्लायंस का बर्डन असेसीज को एट प्रेजेंट हो रहा है उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए ई इनवॉइसिंग को पिक्चर में लाया गया. तो उस पर्पस से व्हाट दे आर डूइंग, व्हाटएवर अकाउंटिंग एंट्रीज यू आर एज ऑफ नाउ, द सेम विल कंटिन्यू आफ्टर ई इनवॉइसिंग आल्सो. बस डिफरेंस क्या होगा, जो आपने अकाउंट्स में एंट्रीज की उसको आप गवर्नमेंट पोर्टल जो कि IRP के नाम से जाना जाता है उस पे फ्लो करवाएंगे उन एंट्रीज को, उस डिटेल्स को. गवर्नमेंट उसे ऑन द स्पॉट ऑथेंटिकेट करके आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर देगा जिसे IRN बोलेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ दिस IRN आपका इनवॉइस वैलिड इनवॉइस नहीं कहलाया जाएगा. अगर आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और आप उसको गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेट करा के IRN नहीं जनरेट कर रहे हैं तो आपका वो इनवॉइस रिडंडेंट हो जाएगा, दैट वोंट बी अ वैलिड इनवॉइस. सो दैट वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट ई इनवॉइसिंग क्यों पिक्चर में आया और एग्जैक्टली ई इनवॉइसिंग है क्या. नाउ व्हेन आई से द आई टोल्ड इन द लास्ट स्लाइड दैट इट वोंट बी अ वैलिड इनवॉइस इफ यू आर नॉट जनरेटिंग इट थ्रू IRP. अभी आप पे वो IRP से जनरेट करने की लायबिलिटी है या नहीं है, उसके लिए एप्लीकेबिलिटी प्रोविजंस को रीड करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको अपना टर्नओवर क्राइटेरिया देखना पड़ेगा. सो गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस ऑल इन द फेज्ड मैनर. स्टार्टिंग में जब ई इनवॉइसिंग स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट ने बड़े एंटरप्राइजेस को बीच में ई इनवॉइसिंग के थ्रेशोल्ड में लेके आई हो. तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर से वो एंटरप्राइजेस जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ प्लस टर्नओवर हैं, उन सभी एंटरप्राइजेस पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया गया. माइंड द वर्ड्स, ऑल द ट्रांजैक्शंस वरंट कवर फ्रॉम 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर से 500 CR सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस को कवर किया गया ताकि साइमल्टेनियसली ग्रेजुअली जो है टैक्स पेयर्स उसको ऑप्ट कर सके. गवर्नमेंट उसे फेज्ड आउट मैनर में लाने की कोशिश कर रही थी. देन फ्रॉम 1 दिसंबर दे स्टार्टेड कवरिंग द B2C ट्रांजैक्शंस आल्सो फ्रॉम फॉर 500 CR प्लस एंटरप्राइजेस. हाउएवर दे गेव द रिलैक्सेशन फॉर दोज ट्रांजैक्शंस टू. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्नओवर क्राइटेरिया जो कि 100 करोड़ से ऊपर था. तो 1 अक्टूबर से 500 CR प्लस वाले एंटरप्राइजेस पे वो लगाया गया. जब बात आई उससे नीचे वाले टर्नओवर वालों को कवर करने की, तो दे डिसाइडेड द 100 CR टर्नओवर. 1 जनवरी से दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इट फॉर द एंटरप्राइजेस
whose turnover is more than 100 CR. Then again after 3 months, now they are coming up from 1st April. That means to say 7 to 8 days after today, you will be covered under e-invoicing if your turnover is more than 50 CR. So this parameter is of much importance to us. Reason being, अगर हम उन छोटी enterprises में से भी हैं जहां हमारी turnover 50 CR क्रॉस कर रही है, we'll have to be very cautious within these 7 days. अगर हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो 1 अप्रैल से आपके सब इनवॉइसेस इनवैलिड इनवॉइस हो जाएंगे और आपके जो कस्टमर्स हैं उस पर आईटीसी भी अवेल नहीं कर पाएंगे. सो या दैट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी थिंग, जिन एंटरप्राइजेस पे वो लगना है और किन पे नहीं लगना है. यस अंकित. थैंक्स. Thank you, Megha. So जैसे मेगा ने बताया है कि 1st April is a very critical date for all the companies having turnover greater than 50 crores in any of the financial year starting from financial year 17-18 until financial year 2021. जो हम current financial year में है, अगर उस period में भी अगर turnover is greater than 50 CR, then also e-invoice is applicable for all that companies from 1st April 2021. So guys, it is very important for you to make sure that from 1st April, you are ready with this e-invoicing. In this slides, we have just gave a glimpse of various notifications that came during last 1 year, or you can say 1.5 year, stating applicability of e-invoicing. In every notification, either they gave further clarification or they further increase the scope or decrease the scope. We will not go in detail कि each notification ने क्या बोला था, but ये जो last notification जो आया है, notification number 5 2020 CGST dated 8th March 2021. So वो notification clearly बोलता है कि आपका applicability होगा अगर आपकी कंपनी का turnover is greater than 50 crores. Applicability date is 1st April 2021. एक important notification आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली वो नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन डिफाइन कर रहा था कि व्हेन वी से टर्नओवर इन वन फाइनेंशियल ईयर, देन दैट फाइनेंशियल ईयर रिफ्लेक्ट्स व्हिच पीरियड, इज इट प्रायर फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर. तो उसमें क्लियरली नोटिफिकेशन में बोला गया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम एनी पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18. So guys, this is the flow of notification. I'll just quickly move to the next slide on the B2C QR code. So Megha, am I loud and clear? Yes, Sanket. Yeah, audible. We can hear you. Ji, am I audible? Yes. Yes, Ankit ji, we can hear you. So yeah. So yeah, thank you. So एक notification आया था 72/2019 में. वो नोटिफिकेशन था B2C QR कोड को लेके. सो बेसिकली ये B2C QR कोड क्या है और हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं. हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर B2B इनवॉइसेस. B2B मींस आई एम ए बिजनेस, आई एम फर्दर सेलिंग टू ए बिजनेस एंड नॉट सेलिंग टू ए कंज्यूमर. सो दैट इज बेसिकली ए B2B इनवॉइस. बट व्हाई वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर B2C QR कोड, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इंडस्ट्री में और अमंग्स द टैक्स पेयर्स. Like this B2C QR code is also same as B2B QR code requirement, which is also called e-invoicing, but that's not correct. That's not truth. What is B2C QR code? B2C QR code ये है कि अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर any financial year from 17-18 onwards is exceeding 500 crores, so you are required to generate a QR code. एक बेसिकली एक जो इमेज आती है, जैसे हम कोई शॉप में देखते हैं पेटीएम और गूगल पे का एक स्कैन करने का कुछ इमेज आता है, वैसा एक कोड और वैसी एक इमेज आपको B2C इनवॉइस में भी अफिक्स करनी है. बट दैट इमेज और दैट स्कैनेबल कोड और QR code is totally different from e-invoice. That is nowhere related to the e-invoice QR code, because e-invoice QR code is generated by a third party agency appointed by government, also known as IRP. As of now NIC है. We will soon see like more IRPs added.
बट ये जो B2C QR कोड जनरेशन है, दिस इज अ सेल्फ जनरेटेड QR कोड. This will basically contain certain information as mentioned in the notification, recent notification from the government. That information would be there, should be there over. Yeah. So basically that information Ankit should ji, I'll be just reflected when the interrupt in QR code between. is scanned. I'll just interrupt. I Sure. think some of the audience are not able to hear. Maybe like it could be due to the network issue in their area. But however, you might check your phones, like if they're properly set, or increase the volume so that everybody can hear you. Sure. Just let me. Sure. So this was B2C QR code. Megha, you can cover the next slide. In the meantime, I'm just changing my network. Over to you, Megha. तो B2C QR कोड को ही ऐड ऑन करते हुए, एज अंकित एक्सप्लेन, इट्स अ काइंड ऑफ QR कोड जो कि आप अपना पेटीएम और फोन पे वगैरह का पेमेंट करते हुए देखते हैं. बट आपको पता है डिफरेंस क्या है उस QR कोड और इस QR कोड में? जो पेटीएम और फोन पे वाला QR कोड है वो आपका स्टैटिक QR कोड है, बट दिस QR कोड इज समथिंग डायनामिक QR कोड. तो होता क्या है, जो आपका पेटीएम वाला QR कोड है, उस QR कोड में आपको डिटेल्स नहीं दिखती हैं उस इनवॉइस की, उस सप्लायर की. आपको पेमेंट अमाउंट नहीं दिखता है, आपको खुद फिल इन करना पड़ता है कि कितना अमाउंट आपको उस पर्टिकुलर स्कैन्ड QR कोड को पे करना है. लेकिन जब मैं डायनामिक QR कोड की बात करती हूँ, तो डायनामिक QR कोड का मतलब है जैसे ही आप स्कैन करेंगे उस QR कोड को, क्या इनवॉइस है वो, कौन सा सप्लायर है और क्या अमाउंट है, वो अपने आप से फिल इन होगा, वो आपको डायरेक्ट पेमेंट पेज पे लैंडिंग करेगा. आपको क्या करना है, सिर्फ स्कैन करना है और पे क्लिक करना है. आपको अमाउंट फिल नहीं करनी है, आपको कुछ भी डिटेल्स को जाके चेक नहीं करना है, वो सब आपको कोड स्कैन करते ही वो डिटेल्स दिखेंगी. बिकॉज दिस कोड विल बी स्पेसिफिक टू द कस्टमर, इसलिए उस पर्टिकुलर QR कोड को हम डायनामिक कोड बोलते हैं और स्टैटिक QR कोड नहीं बोलते हैं. सो दैट वाज लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दैट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोगों ने अभी तक ये बात की कि कौन सी एंटरप्राइजेस पे ई इनवॉइसिंग लगेगा, जिसके बारे में हमने बोला कि वो फेज्ड आउट मैनर में आया. पहले 500 CR, देन 100 CR और अब अप्रैल से 50 CR. लेकिन ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो वो भी फेज्ड आउट मैनर में आई. गवर्नमेंट इज सेइंग आपको सब ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगाना है ई इनवॉइसिंग. इट इज सेइंग अगर आप डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो इनवॉइस है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, इन सभी पे अगर आपका जीएसटी, बिकॉज यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ इनवॉइस हैविंग टैक्स कंपोनेंट एंड द इनवॉइस नॉट हैविंग टैक्स कंपोनेंट. अगर कोई इनवॉइस पे टैक्स कंपोनेंट नहीं है तो उसे हम बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं, इनवॉइस नहीं बोलते हैं. तो इसलिए गवर्नमेंट इज सेइंग आपको इनवॉइस पे, डेबिट नोट पे और क्रेडिट नोट पे लगाना है ई इनवॉइसिंग. लेकिन अगर वही इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई है तो ई इनवॉइसिंग नहीं लगेगा. Similarly, when I say it is delivery challan, government is saying there is no need to generate e-invoice on that delivery challan and the ISD invoice also. There is a reason behind both of the documents. Listen it carefully. जब मैं ISD invoice की बात करती हूँ, ISD invoice is not having a supply component in itself. ISD invoice is only the distribution of ITC amount. तो इसलिए जब वो सप्लाई ही नहीं है तो e-invoicing की जरूरत भी नहीं है. Similarly, when I say delivery challan, on the base of delivery challan, again, it's not a supply, it is being sent for some repair kind of thing, for job work kind of thing. तो इसीलिए वो भी अगर supply नहीं है, because उस पे tax component नहीं है, और इसलिए delivery challan पे भी क्या होगा, e-invoice generate नहीं होगा. Now, coming on to the next transactions, डिफरेंट काइंड्स की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. जब हम GSTR 1 फाइल करते हैं तो हम B2B ट्रांजैक्शंस अलग से दिखाते हैं, B2C ट्रांजैक्शंस अलग से दिखाते हैं. इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, SEZ को सप्लाई करना, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम स्पेसिफिकली अलग अलग टैब्स में दिखाते हैं. तो गवर्नमेंट ने बोला आप इन सभी ट्रांजैक्शंस पे जनरेट करने की बजाय सिर्फ
B2 उन ट्रांजेक्शन्स पे करोगे जनरेट जो स्पेसिफाई की गई हैं। तो उसमें क्या स्पेसिफाइड है? B2B ट्रांजेक्शन, B2G दैट मींस बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस जो कि जीरो रिपीट ट्रांजेक्शंस हैं, सप्लाई जो हम SEZ को कर रहे हैं उन ट्रांजेक्शंस पे भी लगेगा ई इनवॉइसिंग, एंड देन द लास्ट वन इज द डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। सो दीज वर ऑल द ट्रांजेक्शंस जिस पे ई इनवॉइस जनरेट करना है। अब बात आती है कौन सी ट्रांजेक्शंस पे ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। ट्रांजेक्शंस एंड इंपोर्ट्स, अगेन द पॉइंट टू फोकस अपॉन हियर इज, हमने अभी लास्ट स्लाइड में B2C ट्रांजेक्शंस की बात की, तो आपका क्वेश्चन होगा जब हम B2C ट्रांजेक्शंस को रीड कर रहे हैं तो यहाँ मना क्यों किया गया है? तो आई अगेन रीइटरेट द सेम फैक्ट्स अगेन, प्लीज लिसन केयरफुली। B2C ट्रांजेक्शंस पे ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, IRP के थ्रू फ्लो नहीं कर रहे हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर B2C transactions is to generate the dynamic QR code, and this dynamic QR code will be generated by the companies, by you being the taxpayers on its own, not through the IRP portal. I hope I could make the difference clear to you guys कि B2C को हम लोग क्यों नोट कवर्ड में लिख रहे हैं यहाँ पे। एंड द अदर वन इज द इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस। इंपोर्ट इज अ इनवर्ड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ हमने स्पेसिफिकली लिखा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमको इंपोर्ट्स पे जनरेट करना है या नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट अ आउटवर्ड ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है कि हम लोग ई इनवॉइस इस पे जनरेट करें, इट्स एनीवेज अ इनवर्ड ट्रांजेक्शन। देन एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे है कि ऑल्दो अगर आपका 5, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से आपका टर्नओवर क्राइटेरिया मीट हो रहा है, मतलब अगर हम 1 अक्टूबर से बात करें तो आपका 500 CR से एक्सीड कर रहा है, 1 जनवरी की बात करें तो आपका 100 CR से एक्सीड कर रहा है, और अभी 1 अप्रैल की बात करें तो आपके टर्नओवर 50 CR से एक्सीड कर रही है। अभी आप नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, क्या आप इन 5 ट्रांजेक्शंस में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इवन इफ आपका टर्नओवर क्राइटेरिया मैच हो रहा है, लेकिन अगर आप इन 5 बिजनेसेस में से किसी बिजनेस में डील कर रहे हैं तो आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं हो। इसलिए इन 5 बिजनेस को बहुत ही ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वन इज द SEZ यूनिट्स। अगर आप SEZ यूनिट हैं तो आप पे ई इनवॉइस नहीं लगेगा, irrespective of whether you are being covered in the turnover threshold or not. Second one is the financial institutions, including banks, NBFCs, insurance companies. Third one, it says goods transport agency by road. Fourth one is the suppliers of passenger transportation service. And the fifth one is if you are the service provider wherein you are providing the multiplex cinema admission services. तो अगर आप इन 5 तरह के ऑपरेशंस में डील कर रहे हैं तो आप पे ई इनवॉइसिंग लगेगा ही नहीं, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी हो, चाहे वो क्रॉस कर रही है थ्रेशोल्ड से या नहीं कर रही है, दैट डजंट मैटर टू यू। सो या दैट वाज ऑल kind of transactions, documents in the operations being dealt with and being covered in the e-invoicing. Sure. Megha, you want me to take this or you would continue? Yeah, Ankit, please take it up. Yeah. Sure. So in the earlier slide, Megha covered like कौन से documents है या कौन से transactions है जो covered होते हैं B2B invoice के लिए, and specifically कौन से exemptions है which if that company or that enterprise is entering into that kind of service or supplies for that transactions or for that entity specifically, e-invoice is not applicable. So earlier there was confusion with respect to banking activities or versus bank. मतलब पहले बताया था कि any banking activities is not subject to e-invoicing. So बाद में फिर clarification लाया कि any banks doing any business और B2B supplies उसके लिए भी e-invoicing required नहीं है. So वो specifically 6 से 8 entities को exempt किया गया है. Now in this slide, let's quickly understand the flow of the e-invoicing. So आप देख सकते हैं एक landscape है जो left hand side है, जो IRP portal बीच में है. लेफ्ट हैंड साइड में एक लैंडस्केप है जहां पर सेलर है, बेसिकली आपकी कंपनी,
और एक राइट हैंड साइड में लैंडस्केप में आप देख सकते हैं NIC पोर्टल और GSTN नेटवर्क। बेसिकली ये हमारा पूरा ई इनवॉइसिंग का लैंडस्केप है। सो स्टार्ट होगा सेलर से इनवॉइस जनरेशन थ्रू एन ERP. It will that data of ERP will be pushed to IRP by a tool like ClearTax tool. Then the IRP will do certain checks, certain validations, and if everything is good, IRP will do two things. One, it will pass back the IRN number and the QR code, जो हम subsequent slide में समझेंगे क्या होता है IRN number और QR code. ये आपको वापस ऐसे आउटपुट आएगा IRP via ClearTax or via any other tool in the ERP directly. At the same time, IRP आपका वो जो डेटा आपने सबमिट किया है रियल टाइम बेसिस में GSTN नेटवर्क में पहुंचाएगी और NIC में ही ट्रांसफर करेगी। GSTN नेटवर्क में पहुंचने से उसका इम्प्लीकेशन होगा जो हम आगे डिटेल में समझेंगे। आपका GSTR1 जो आप मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं वो ऑटो पॉपुलेट होगा फॉर ऑल द सेल्स ट्रांजैक्शन फॉर विच ई इनवॉइस इज जनरेटेड। एंड NIC में डेटा पहुंचने से बेसिकली आपका ई-वे बिल अगर आप रिक्वायर्ड हो जनरेट करने के लिए वो ट्रांजेक्शंस के लिए, तो ई-वे बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा व्हेन यू आर जनरेटिंग IRN नंबर। I understand in the gem and jewelry industry e-way bill is exempted, but in case of other businesses even you can generate e-way bill along with generating IRN number for any invoice. So by now everyone should be clear this landscape. Left hand side में है seller का ERP and seller का billing solution और any invoicing solution like ClearTax. Right hand side में है GSTN and NIC and center में है IRP. IRP is nothing but invoice registration portal. ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड थर्ड पार्टी एजेंसीज है। अभी फिलहाल एक ही IRP अपॉइंटेड है नेम्ड एज NIC। फ्यूचर में वी कैन सी अनदर 9 अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द ट्रैफिक इनफ्लो ऑफ इनवॉइसेस जनरेटेड बाय द बिजनेसेस। ओके, ये IRP का काम है चेक करना कि जो हमने जो फॉर्मेट में डेटा मंगाया था या जो स्कीमा हमने डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल GSTN खाली 15 नंबर्स होने चाहिए या पिन कोड कंपलसरी होना चाहिए। सो ये सब चेक्स वो करती है, अगर सब कुछ सही है फिर ही वो अप्रूव करके आपको डेटा वापस आउटपुट देगी, IRN नंबर, QR कोड, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट। ओके, एंड एट द सेम टाइम आपका GSTR1 ऑटो पॉपुलेट होगा। उस GSTR1 में बेसिकली आप जब अपना GSTR1 फाइल करोगे सब्सिक्वेंट मंथ में, तो आपको चेक करना है कि कौन सी इनवॉइसेस जो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है वो इनवॉइसेस वापस अपलोड करने की जरूरत नहीं है, खाली वो इनवॉइसेस अपलोड करेंगे जो ई इनवॉइस नहीं है, जैसे कि B2C सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन या बिल ऑफ सप्लाई। Your voice is fluctuating actually. Can you put the mouthpiece closer or something, because like let me try once more. Is it better now, ma'am? Yes, sometimes it fluctuates. That's it. Otherwise, okay. I'm not sure if it's my internet or your internet. Megha, is it the same thing for you also? Like, No, it's going fine now. Please okay. go on. now it's fine. Now it's Okay. Okay. So I'll quickly cover. देखो ये इनवॉइस जैसे बताया था स्टार्टिंग में, कुछ भी चेंज नहीं है। आपका जो करंट इनवॉइस है वैसा ही इनवॉइस मिलेगा, बट खाली एक चेंज है, ये QR कोड आएगा उसमें और एक IRN नंबर आएगा जो 64 डिजिट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये IRN नंबर जो हमें IRP से मिला है। Acknowledgement number, acknowledgement date is optional. If you want to put, you can put. Otherwise, IRN number and QR code is sufficient. Even the law says that even if you don't put IRN number and just put the QR code, that is also sufficient, because if anyone scans the QR code, he would be able to display the IRN number also. But practically everyone is disclosing QR code and the IRN number, which you can see on my screen. Okay, so this is a sample e-invoice which is generated from an NIC portal. You can generate the same in your ERP also. The only two things that needs to be added, please listen carefully. One is this image of QR code and another is IRN number. Okay, this for generation of this QR code and IRN number, there would be certain tools available to help you to do so. One of the tool is ClearTax e-invoicing solution. Going further, what is IRN? IRN is nothing but a 64-digit code. ये humans के लिए नहीं बना है, ये computer code है। ये हमको खाली इतना पता होना चाहिए कि this is a 64 digits code and this is an alphanumeric code. Basically, it's a combination of GST and financial year document type and document number. A human can't decode it and try to understand what is the financial year in this IRN. It is completely a computerized code and nothing to do with a human invoice number or something like that. Now, what is QR code?
very quickly, QR code is nothing but a small image that you have already seen your experience while you're purchasing anything from a supermarket or from a local kirana store also. It's basically nothing but a similar type of QR code which is available for Paytm or Google Pay or Bharat Pay. So it is basically a digital signed by NIC. So this QR code is received from IRP. IRP gives a string which is ranging from 4,000 to 5,000 characters, and later on your ERPs or middleware like ClearText will help you to convert that string into an image, and that image needs to be affixed on an invoice. So this basically QR code, when you scan this all should be flashed or display in your mobile or any device through which you are scanning the QR code. Example, GSTIN of supplier and recipient, document number, document date, type as given by supplier, invoice value which includes both taxable value and tax amount, number of line items, HSN code of only main item. If there are multiple line items, HSN code will be shown for the highest taxable value, and unique e-invoice reference number, okay, which is also called as hash. Okay, this all things will be reflected when you scan the QR code. You just need not bother like ये QR code कैसे generate करूँगा. There are functionalities available like ClearText tool who will help you to generate this QR code on real-time basis. Then now let's quickly understand the implication of e-invoicing on GSTR1 and GSTR3B. As we understood, हमने landscape देखा था कि जैसे हम लोग e-invoice generate करते हैं तो उसकी information GSTN के पास भी पहुंचती है. तो GSTN के पास पहुंचने के बाद क्या होता है? ये होता है कि आपका GSTR1 ऑटो पॉपुलेट हो रहा है. ओके, अभी अगर आप समझोगे ई-इनवॉइसिंग में बिजनेस फ्लो क्या है और प्रायर टू ई-इनवॉइसिंग बिजनेस फ्लो क्या था, तो छोटा सा चेंज है कि आपका जो GSTR1 है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है. बट इसके साथ मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहूंगा, दो दिस GSTR1 एट योर एंड इज ऑटो पॉपुलेटिंग, but at the end of the day it is taxpayers responsibility to reflect that information in the GSTR1 correctly, which is appearing in their ERP and not as per auto population. Though government is helping the taxpayers to save some time and auto populate or auto prepare the GSTR1, but government is very clear, कल जाके कुछ 2-3 transaction miss out हो जाते हैं हमारे से auto population में, then you can't say that I followed the auto populate data. It is the onus on the taxpayer to ensure अगर मैंने 100 ट्रांजेक्शन और या 100 B2B या 100 इनवॉइसेस रेज किए ड्यूरिंग द मंथ, मैं 100 के 100 रिपोर्ट कर रहा हूँ GSTR1 में. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके 1 में क्या इम्प्लीकेशन है. 1 में है कि आपको ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है. ऑटो पॉपुलेशन के साथ आपको 2 कॉलम और दिखेगी, IRN नंबर और IRN जनरेशन डेट. ठीक है, तो ये GSTR1 में आपको रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा एज सुन एज यू स्टार्ट जनरेटिंग ई इनवॉइसिंग, मे बी आफ्टर 3 days. सपोज अगर आप 2 अप्रैल को कुछ जनरेट करते हो तो प्रोबेबली आपको 5th या 6th अप्रैल को आपका GSTR1 अगर आप चेक करोगे GSTN वेबसाइट पे जाके, आपको वो ऑटो पॉपुलेटेड एंट्रीज दिखेगी. ओके, सो बेसिकली ऑल्सो वांटेड टू क्लेरिफाई, इसका इम्प्लीकेशन 1 में है, 3B में एज सच कुछ ऑटो पॉपुलेशन नहीं हो रहा है. बट हाँ, आपका जो 2A है, 2A में ये जैसे ही ई इनवॉइस जनरेट होता है तो जो बायर का 2 है, 2A which is basically a ITC register of the buyer, so वो 2A भी auto reflect हो जाएगा, बल्कि उसको wait नहीं करना पड़ेगा till the time you file your return. So that is one of the implication in the 2A as well. Now let's quickly understand e-invoicing आने के बाद e-way bill में क्या होगा. For gem and jewelry it is not very relevant because e-way bill is exempted. But yes, for e-invoicing, post e-invoicing, for any e-way bill generation, you have to use an IRN number. So आप जब e-invoice जनरेट करते हो तो एक IRN नंबर जनरेट होता है. तो अगर आप करस्पॉन्डिंगली e-invoicing जनरेशन के टाइम e-way bill जनरेशन का भी रिक्वेस्ट डालते हो तो you don't have to worry of anything. Your e-way bill number will be generated subject to you pass the part A information. Part A basically the transporter ID and the distance between the buyer and supplier. So if you pass on that information, your e-way bill will be generated. In case if you have part B information, you can fill it first instance. In case if you don't have part B information, you can generate the e-way bill with the part A also. Now what will happen if you don't generate correspondingly e-way bill while generating IRN? At that time, when you try to generate e-way bill after say 2 hours or a next day, you have to compulsory use that IRN number to generate your e-way bill. You can't generate for any e-invoicing document an e-way bill without giving reference of the IRN number. So guys, it is very important for an company to make sure that whenever an e-way bill is generated for a document,
which is subject to e-invoicing and which is having an IRN, that e-way bill has to be generated using that IRN number. Okay. Maybe like very before Megha takes up, I'll just quickly cover possible challenges that anyone can face post e-invoicing. Basically, this all challenges we thought will be faced by January 21. But what happened, like government is also very steady and fast in terms of creating infrastructure for handling volume of invoices. So as such, we didn't face any major downtime or any major where servers are down and you're not able to generate e-invoice. But that was for in companies having turnover greater than 100 crores. Now it is important to see from 1st April 2021, when the invoice count would increase, the number of GST and generated e-invoice would increase. So we have to make sure that there is least downtime and there is no impact on the e-invoice generation on real-time basis. सो और भी challenges हो सकते हैं, जैसे कुछ cities, बॉम्बे को अगर मैं छोड़ दूं, वहां पर electricity का issues हो सकता है. So basically you can't remove your goods until unless you have generated an invoice. And when we say invoice, it means e-invoice, electronic invoice. For an electronic invoice, you need an sound electricity and sound internet connection so that you can send the data on real-time basis, get back the IRN number and QR code, affix on the invoice, and then that invoice would be called a GST compliant invoices. So electricity internet component is one of the biggest factor to have a proper infrastructure. Apart from that, you should have a proper tool which is sustainable in long term. Government ने कुछ offline utilities देके रखी है, but that is something a batch processing which is not sustainable in long term. आप उसको temporarily use कर सकते हो to generate e-invoicing, but when it comes to generating bulk invoices on the real time basis, then that is not an efficient manner. So for that, you need to make sure you have some kind of middleware like ClearTax solution in between to help you to generate e-invoicing at a bulk level and on real-time basis. Maybe Megha, would you like to take this up? Yeah, Ankit. Thank you. So as explained by Ankit in the last slide कि जो भी challenges हमें आएंगे उसके लिए हमें कुछ ना कुछ middleware की जरूरत पड़ेगी. तो अभी तक जो भी हमने प्रोसेस स्टडी किया कि ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के क्या मेथड्स है वो हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं. आपको क्या करना है बेसिकली, अगर हम जनरल मेथड की बात करें फ्रॉम गवर्नमेंट पोर्टल, जो भी आपका इनवॉइस है वो आप क्या करेंगे, IRP पे फ्लो करेंगे और उसका IRN जनरेट करके मैनुअली उस IRN को अपने ERP के रिकॉर्ड्स में पंच करेंगे. So it's all the manual efforts requiring a lot of manual intervention in the process. तो उस सब manual efforts को हटाने के लिए और आपके काम को और fast process करने के लिए there are 3 methods which you guys can go ahead with to implement e-invoicing. First one is offline tool based method. Second one is the direct ERP integration and the third one is through a GSP. तो अगर फर्स्ट वन की बात करें ऑफलाइन टूल बेस्ड, इसमें क्या होगा, आपके ERP से आपको एक्सेल रिपोर्ट जनरेट करनी होगी. उस एक्सेल रिपोर्ट को आप क्या करोगे, किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके इंजेस्ट करोगे और उस एक्सेल रिपोर्ट से फिर वो जो IRNs जनरेट होंगे, आपके पास जो आउटपुट रिपोर्ट आएगी दैट विल बी इन JSON फॉर्मेट, इट वोंट बी इन एक्सेल फॉर्मेट. उस JSON को आपको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेल में और फिर वो जो IRN आ रहे होंगे उसको वापस ERP में पंच करना पड़ेगा. सो यू योरसेल्फ कैन अंडरस्टैंड थ्रू द प्रोसेस कि कितना मैनुअल इंटरवेंशन होगा इस ऑफलाइन टूल बेस्ड मेथड में, अगर आप बिना किसी मिडलवेयर के आप डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल पे जा रहे हैं. सेकेंड मेथड है आप अपने ERP को डायरेक्ट गवर्नमेंट से इंटीग्रेट कर लेंगे. When I say आप अपने ERP को डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल से इंटीग्रेट करेंगे, वहां भी क्या चैलेंजेस आएंगे, जब सर्वर डाउन होगा, इतने सारे टैक्स पेयर्स क्रिएटिंग द सेम इनवॉइसेस ऑन द सेम टाइम, द सर्वर विल डेफिनेटली बी डाउन इफ इट विल बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद द गवर्नमेंट पोर्टल. वहां अगेन यू विल बी फेसिंग द चैलेंज, वी शुड बी हैविंग सम मिडलवेयर दैट कैन diversify, that can modify the route and can get you the e-invoice without any delay, without any network issue, without any server down. So there were challenges in both of the methods I discussed, being the offline tool based and direct ERP integration.
Third one method is the GSP based integration. So it's again the kind of integration only which will help to reduce the manual efforts for sure. The only point herein is regarding the integration through a GSP. So when I say integration through a GSP, you will be using some text solution to provide this, to generate this IRN. So in that case, what will you have to do is you will have to pass on the entries. You will have to do the integration through a GSP, like for example, ClearTax. ClearTax will fetch the details from your ERP, will push those details to the government portal IRP, will help to generate the IRN in milliseconds and will get you the Excel report in return. Not only the Excel report, अगर आपको डायरेक्टली वो बैक थ्रू इंटीग्रेशन भी चाहिए, दैट मीन्स टू से जो आईआरएन जनरेट हुए वो आपके ईआरपी पे जाके पंच हो जाएं, वो वाला इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है थ्रू अ जीएसपी लाइक क्लियरटैक्स. सो दैट वाज अबाउट जनरल अबाउट द इंटीग्रेशन. अभी इंटीग्रेशन में भी रियल टाइम इंटीग्रेशन और based integration होता है. So there are two kinds of integration mainly, that is API based and SFTP based. API based में क्या होता है, that will be a real time. The moment you do the entry in your ERP, you click the button generate IRN, the same entry will be having the IRN in milliseconds. I mean the data will flow to IRP through ClearTax and will flow back to ERP in milliseconds. So that's a API based integration. Coming on to the second point, that is SFTP based integration. When I say SFTP based, here the entries, the data will be stored in a server. ClearText will fetch all the details from the server, help generating IRN and will throw back the IRN generated file to the server only. Instead of directly fetching through ERP, which is done in API based integration, it will be fetching the details from the this server, which is a common base server for ERP and for ClearTax. So that was all about the integration. So the best part about it is that it will be requiring lesser manual intervention and there will be lesser chances of errors. You will be getting faster and the qualitative output results in terms of getting the IRN. So coming on to the next point, that is key how to enable generation of invoice. So you can check whether it is enabled for you or not going on this URL which you guys can see on the screen. अगर आपके लिए ये enable नहीं है तो आप वहाँ पे टैक्स पेयर की डिटेल्स फिल इन करके enable करवा सकते हैं, requesting for the same, going on the same URL which you can see on the screen. So that was it. Coming on to the next point. So there are different URLs जिसपे आपको different details मिलेंगी. List of PPL generating e-invoice currently. You guys can refer that URL. Status of e-invoice enablement. आपके लिए e-invoice enable हो चुका है या नहीं हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं. Excel tools हैं e-invoice generate करने के लिए. Mobile apps हैं QR code को read करने के लिए. E-invoice signed को verify करने के लिए भी we have having that URL. Then we have the master codes for API developers and we have another master codes as well which will help you to to crack the codes, what exactly that code is meant for. So these are all the URLs. Coming on to the next point, I already mentioned that there are different methods to generate the e-invoice. डिफरेंट मेथड्स में हमने ऑफलाइन टूल डिस्कस किया, इंटीग्रेशन डिस्कस किया, इंटीग्रेशन जीएसपी के थ्रू और डायरेक्टली गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू. तो अभी व्हेन आई टॉक अबाउट द बेस्ट केस दैट इज थ्रू जीएसपी, तो उसमें आपके ईआरपी किसी भी तरह का ईआरपी है, आपका एसएपी है, टैली है, ऑरेकल है और कोई भी कस्टमाइज्ड ईआरपी है, हैविंग एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, इन दैट केस आपके ERP से या तो आप एक्सेल रिपोर्ट जनरेट करके वो वाला मेथड यूज करेंगे या आप SFTP इंटीग्रेशन के मेथड के थ्रू जाएंगे, जो कि मैंने बोला सर्वर बेस्ड आप कॉमन सर्वर रखेंगे. थर्ड वन, या फिर आप API इंटीग्रेशन के थ्रू जाएंगे जहां पे आपको आपके ERP में ही बटन मिल जाएगा, दैट मीन्स रियल टाइम इंटीग्रेशन मिल जाएगा.
किसी भी मेथड के थ्रू जाएंगे, क्लियर टैक्स क्या करेगा, इन तीनों मेथड्स के थ्रू आपकी फाइल्स को फेच करेगा और वो IRP पे फ्लो करवा देगा। कितनी भी ट्रांजेक्शन हो, doesn't matter, it's lakhs, it's thousands, or it's just hundreds of transactions, whatsoever the count is, ClearText will give you the fastest results. वो उस फाइल को IRP पे फ्लो करा के एक एक्सेल जनरेट करेगा आपके लिए। अगर आपका एक्सेल बेस्ड मेथड है तो आपको एक्सेल प्रोवाइड कर देगा, आप देख लो उस पूरे ट्रांजेक्शंस का IRN क्या है टेबुलर फॉर्म में। अगर आपका SFT मेथड है तो वो आपको वो फाइल्स लाके आपके सर्वर में रख देगा, उस सर्वर से वापस आपका ERP वहां से उठा सकता है उन फाइल्स को और आपके ERP में पंच कर सकता है। और अगर आपका API बेस्ड मेथड है तो वो आपको डायरेक्ट ERP में ही पुश बैक इंटीग्रेशन के थ्रू आपके ERP में उस पर्टिकुलर इनवॉइसेस के IRN पंच किए हुए मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ ClearTax इंटीग्रेशन। Yeah, so एक चीज ऐड करना चाहूंगा, what Megha mentioned, like the process of generating e-invoicing. Based on our experience, most of the gem and jewelry industry who are into exports are really facing issue for not having any proper solution where they can generate invoices and then subsequently generate an e-invoice. So over here, our recommendation would be to go ahead with a tool who can help you to generate invoices, foreign exports invoices easily, rather than it is the best time to convert or to push yourself from an Excel approach generation of e-invoice to a tool or a billing solution which we can help you to generate your invoices plus e-invoicing in an automated manner. So that is a recommendation for all the people, and good time to move towards a automated solution rather than trusting or being dependent on an Excel based preparation of an invoice. Because till now, if you see, like, you just need to prepare an Excel invoice and take a print, but now you have to submit the same data to IRP in a structured manner, in a validated format, and then IRP will give you back the IRN number and the QR code which you need to put in the invoice. The QR code which is received in from IRP will not be an image, it would be a string. So you would require any tool to convert that string into an image. Hence, having ClearTax helps you to do so, like converting string into a QR code and later on helping the same QR code image reflected in your invoice. Okay. So either like it's a good time for you, like all the companies, to move towards from Excel towards an automated billing solution. Okay, there would be many billing solutions available in the market, which is specifically catering to gem and jewelry industry. I think you should opt for it immediately to ensure proper compliance of e-invoicing and also to save time at your end. Moving ahead with the ClearTax introduction, I don't think so ClearTax requires an introduction. It is having a good market size. We are catering to more than 2,800 customers or GSTINs who are using ClearTax solution to generate e-invoicing. We have more than 7,500 users. From our solution, more than 1.5 CR IRNs have been generated till date. We have presence, our customer presence is across cities in India. And we are the largest tax and compliance technology provider built by deep experts in law and the best technologies that we have for. So, so this was like just a brief introduction about ClearTax. The clients that we are handling is not only specific to a specific industry, but across industries, across geographies. I'll not go much in detail. It's not like we only cater to big enterprise clients having turnover greater than 500 CR. Our clientele includes even the SMEs and micro enterprises for whom this compliance is required. Few of the functionalities of the ClearTax tools, in addition to generation and cancellation of e-invoicing, are, for example, smart data validation. So if someone is using ClearTax solution, when the data is pushed from ERP to ClearTax, the ClearTax tool will help in smart data validations. At first touch base point only, the issues or errors will be reflected, and later on, when this data is pushed to NIC, it is error free, and there is 99.9% chances that the IRN number won't come back. There would be a 0.001% chance or 0.01% chance that there would be some error which was not reflected at ClearTax and it was not corrected. At ClearTax tool, you can generate bulk invoices, like whereas compared to other
solutions, you have to generate e-invoicing for one invoice at a time. But in ClearTax, we have option of generating bulk invoice. You can generate 10, 100,000 invoice at one go. Every invoice will take less than milliseconds. So you can see like what the speed of getting back the iron is as good as less than 1 second. In the ClearTax 2, you will be getting the e-invoice MIS and an interactive or intuitive UX, UI, which will help your users to access various analytical reports, do access management like having admin rights, view rights, etc. The solution is compatible with almost all ERPs. We have done more than 100 plus ERPs integration, and our APIs are very much visible with all the ERPs. That we also support in the same tool in case the company's turnover is greater than 500 CR, they can generate B2C QR code as well. We would be providing certain reconciliations like as we discussed auto populated GSTR1. तो जब हम GSTR1 फाइल कर रहे हैं तो हमें जानना होता है कि बॉस कौन से ऐसे इनवॉइसेस है जो मिसमैच है या जो अपीयर नहीं हो रहे वन में, तो वही मैं अपलोड करूँ. तो अगर मेरे पास 10 इनवॉइस है वन में तो इट इज वेरी इजी टू डू इट मैनुअली, बट लेट्स अज्यूम वी हैव मोर देन 100 or 200 इनवॉइसेस. How do I cross check if this invoice which is reflecting in ERP is reflected in my GSTR1 or not? So that reconciliation feature would be available. In case if someone wants to take a printout of the invoice with their logo of the company with QR code and IRN, that can be done through ClearTax tool using print customized templates. So basically वो खाली data ingest करेगा Excel से, and जब IRN generate होगा there will be an option print invoice. So एक customize कर सकते हैं with company's logo to print the invoices. Then inbound invoices. What is inbound invoices? Basically आप जो as a company जब कुछ purchase करते हो और सामने वाले ने invoice issue किया है, तो soon we will be getting that feature in the ClearTax solution itself. You will be seeing inbound invoices which is raised against you. As I mentioned, there would be insightful data analytics dashboard and reports available in the tool, which will help the top management, mid management to see what are the invoices generated to who party, how many invoices were generated, etc. And also like to see and cross check like how many invoices which were generated and later on cancelled. So with respect to cancel feature, एक invoice generate होने के बाद within 24 hours you can cancel that invoice. After 24 hours you can't cancel it. So एक बार जो बन गया फिर वो बन जाएगा, you can't cancel it. And cancelled invoice का अगर आप वापस invoice बनाना चाहते हो तो you have to use an another invoice number. You can't use the same invoice number. एक बार IRN generate हुआ है कोई भी invoice को number को लेके, even if it is cancelled at later stage, then also it can't be reused as a invoicing series. You have to use always a new invoice serial number. What are the other features or upcoming features you can say? So ClearTax would be providing an app to their customers where they can see what are the invoices generated or pending for generation or how many cancelled, etc. with other functionalities like they can track about payments, etc. So with ClearTax solution, you will be getting not only generation of IRN or cancellation, but all other features which would be helping the businesses to run more efficiently and more real-time decision making would be supplemented by the ClearTax solution. Okay. Then let's quickly, we don't have time as of now to show a live demo, but yeah, in case anyone is interested to see ClearTax solution, they can reach out to GCAPC and they can let us know, and we will be happy to demonstrate our products live demo how the e-invoice would be generated through ClearTax. One of the things that I wanted to bring to your notice, like we integrate with all the ERPs, but when it comes to Tally, our integration is so seamless that we can get you live within 24 hours. You let us know today. By tomorrow, we will be doing the integration and etc. with the Tally, and you can generate the e-invoicing within Tally itself on real-time basis within 24 hours. So that kind of capabilities we have built with respect to integration with certain ERPs. Similarly, like Tally, there would be other ERPs also, which is specifically in the gem and jewelry industry. In case if you, just to name few, Diamond software. So in case if you are using the Diamond software, we can get you integrated within 24 hours and get the generation of invoicing live, like as easy as like how we are logging to a Facebook account or a Gmail account. It would be so easy to use a ClearTax solution. Then yes, we are having certain added benefits, like Tally is also giving some inbuilt functionality of generating IRN. But trust me, like the functions that are available just are restricted to generating and cancelling IRN, but not with respect to like reconciliation or data analytics or bulk generation.
such kind of functionalities are missing, emailing directly to the customer or taking a printout of the invoice with an iron QR code. So all that functionalities are missing. And if you take solution of ClearTax, which is integrated with Tally, you will get some added benefits. After this presentation, we will share what are the additional benefits of ClearTax solution over an integrated solution of Tally or Tally Prime. We will just quickly go through. Megha, I'll just request you. These are most common FAQs. We can quickly run through. Anyways, we'll be sharing that this slide with all the participants, and they can see what are the common questions and our responses to the same, so that most of the things are clarified. Megha, over to you. If you can just quickly cover the FAQs. I think there are a couple of slides with FAQs, and then we can take one-to-one FAQs, if any, from the participants and answer to them. So yeah, one of the questions that you guys would be wondering. So in the previous slides, we covered the kind of transactions जो exempt हैं e-invoicing से. तो उसमें हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस को डिस्कस किया था. SEZ है, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, बैंकिंग कंपनीज एंड ऑल. तो एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि अगर कोई बैंकिंग NBFC या कोई भी बैंकिंग कंपनीज अदर देन बैंकिंग ऑपरेशंस, अदर देन देयर मेजर ऑपरेशंस कुछ और बिजनेस भी कर रही हैं, तो क्या उन ट्रांजैक्शंस पे ई इनवॉइसिंग लगेगा या नहीं लगेगा. तो उस पे गवर्नमेंट की क्लेरिफिकेशन आई है कि exemption is being provided to the kind of business, I mean to the entities, to the registered persons, not to the kind of transaction. तो अगर NBFC है तो NBFC entirely exempt है, even if it's doing some other business to the minimal amount also, तो वो exempt है. Secondly, जो राउंडिंग ऑफ होगा वो आइटम लेवल पे होगा या इनवॉइस लेवल पे होगा. तो उसके लिए we do have the answer that rounding off will apply at the invoice level, not at the item level. Coming to the next slide, Ankit. So next point we are having is which would be the quickest and the most efficient mode of IRN generation. तो अगर हम efficient mode की बात करें तो definitely API based integration होगा, क्योंकि वहाँ पे minimal manual intervention है, errors कम होंगे और काम जल्दी होगा और qualitative होगा. Secondly, next point आता है कि क्या डिटेल्स जो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, जिसके लिए आप IRN जनरेट कर चुके हैं, क्या वो आप अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो उसमें the amendment is definitely possible. The problem is amendment is possible through GSTR 1. It's not possible through IRP. तो आपको अगर कोई भी इनवॉइस अमेंड करना है, आप IRP नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मंथली रिटर्न फाइल करते हुए उसे अमेंड करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या कोई मोबाइल ऐप IRN जनरेशन की लॉन्च होगी. सो मोबाइल ऐप फॉर IRN जनरेशन इज नॉट अवेलेबल. उसके लिए आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ही जाना पड़ता है. मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट फेज में गवर्नमेंट उसे भी इंट्रोड्यूस करेगी, बट फॉर द टाइम बिंग इट्स नॉट अवेलेबल फॉर विद अस फॉर द टाइम बिंग. यस, नेक्स्ट स्लाइड अंकित. तो प्रिंटिंग IRN और QR कोड को मैंडेटरी है, आपको इनवॉइस पे प्रिंट करना है. QR कोड, प्रिंटिंग ऑफ QR कोड इज मैंडेटरी. IRN नहीं है कंपल्सरी, क्योंकि QR कोड इन इटसेल्फ विल बी हैविंग दैट IRN एज वेल. व्हेन यू विल बी स्कैनिंग इट, यू विल बी गेटिंग द डिटेल्स. So next point we have is कि supplier is supposed to issue invoice. How can I know that whether a supplier is covered under it or not? So if you are receiving an invoice from a supplier, आपको पता करना है कि valid invoice है, उस बंदे पे e-invoice applicable है या नहीं है. तो आप इस URL पे चेक कर सकते हैं जाके, checking that taxpayers GSTIN, https e-invoice1.gst.gov.in पे जाके आप टैक्स पेयर का GSTIN फिल करके उस पर्टिकुलर GSTIN पे एप्लीकेबिलिटी पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्या कोई रिलैक्सेशंस हैं टू ऑब्टेन IRN इन केस ऑफ इश्यूज विद इंटरनेट कनेक्टिविटी. सो GSTIN said that relaxation would be provided only in some contingent situations and the same will be notified soon. As of now, till date, nothing has been specified. So let's see what happens from what comes out from the government side, what uncertain situations might be from the government side. Next is, can both the e-invoice and e-way bill will be generated at a time? Yes, both can be generated depending on your situation. Coming on to the next slide. So next we have dynamic QR code need to be printed on invoice. So it says no, it's not mandatory if you are making it available through digital display. That means to
काउंटर पे डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू किसी को क्यूआर कोड दिखा रहे हैं, मेक अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप उसको प्रिंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड अंकित। So yeah, these were all the major FAQs which could have been the point of question for you guys. Over to you. Whatever queries you are having, please put it in chat box. We'll be happy to answer those queries. Yeah, so there is one, there were couple of questions already answered. There is one question unanswered, like if my invoice transaction line item is greater than 1,000 line items, then what to do? Yes, by default, only 1,000 line items are allowed in one invoice. But in case if there are more, you can place a request to increase that line items, and accordingly, from backend, that 1,000 would be increased up to 5,000. And you can successfully generate e-invoice for 5,000 line items also, but you need to drop an email and get it increased on a case-to-case basis. Thank you, Ankit ji. Also, if you can read out the other question, Ankit ji, which you have already answered, and also maybe you can speak in Hindi so that people will understand better. Sure. Sure. And thank So, you. First of all, I would like to thank both of you. The presentation was really excellent, very informative. Please continue. Our pleasure, ma'am. Our pleasure. And always we believe in sharing knowledge. Yes, thank you. Thanks a lot. So the next question was, which we already answered, like if we generate debit note for TCS, it also should be uploaded on IRP, should be or should be e-invoice. See, it is very clear for a credit note also. There are two types of credit note. One is commercial, one is GST. So in case if you are issuing a commercial credit note, in that case you don't require to report it to invoice because इसमें कोई GST का element ही नहीं है. Similarly for debit note, अगर आप खाली TCS amount के लिए raise कर रहे हो, तो वो GST amount में कुछ implications है ही नहीं है. तो जिसमें GST है ही नहीं, तो no need to report to IRP and no e-invoice would be required for the same. आपको खाली ध्यान रखना है, invoice, debit note, credit note, उसमें खाली it will be applicable for an e-invoice only if GST amount is there or it is having a GST implication. In case of TCS, it's just a commercial debit note and no e-invoice would be required. E-invoice required on labor bill. So is having implication if in the bill you are having a GST amount. Yes, of course, you have to generate an e-invoice for a labor bill. Where we have to send email to NNs, you can connect with us and we can help you out on this part, like to whom you have to make an email ID and how, what you have to put it. Mr. Rajnath Shukla ji, you can connect with us through GAPC and we will help you out on this part. There is one more question which you have already answered, Ankit ji, that is how to generate QR code of B2C. Yeah. If you can just explain on that. Correct. So basically B2C QR code is a self-generated QR code. So either you should have some functionality in your ERP. In case if you don't, ClearTax have built their own APIs which will help you to generate QR code. And once that QR code is generated and anyone scans that QR code, so there would be a bare minimum things should be reflected while scanning. So that will be available. You can reach out to GAPC and they will help us you to connect with, and we can help you out with this B2C QR code solution also, which would be integrated with your ERP. Turnover to be checked for the period July 17 to March 18 or full financial year. So as per notification 80 or 88, it says financial year 17-18. So it would be a complete financial year and not from July to March, but from April 17 to March 18 to determine the aggregate turnover. Well, I think we are done with question and answers for now. And Ankit ji, thank you very much. Megha ji, thank you very much for sharing such wonderful details of documentation and transactions covered for e-invoicing and all. And सभी जो भी attendees बैठे हैं उन सबको हम ये जो presentation अंकित जी और मेघा जी ने दिया है
उसका एक कॉपी हम डेफिनेटली विल शेयर विथ यू. डू राइट to JJPC, that is to you can write to me, that is mrinali.ille@jjpcindia.com, and we will share the details. Ankit ji, do share with us the FAQs too. And with this I think we would like to close this webinar. Pandit ji, aapko I think he is not reachable, but anyway, next time we'll come back again. Thank you to everyone, and all the best. Okay. Thank you sir, so much. Yeah, thank you. Thank you, Thank you Megha जी, thank you अंकित, thank you JJPC members. हम फिर से आपको अप्रैल में एक बार दोबारा आप इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयास करेंगे कि अगर आपको कुछ डाउट्स हो, क्योंकि 1 अप्रैल से चीजें जब इम्प्लीमेंट होगी, आप जब उसको एक्चुअल में यूज करेंगे, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे होंगे, निश्चित तौर पे उसके लिए हम समाधान लेके टीम के साथ दोबारा आएंगे. एक बार फिर हम आप सबसे विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much, ji. Mithilesh ji, thank you Mrinali ma'am, and thank you for being a good audience. Thanks a lot. Take care. Thank you.